हेलो एवरीवन। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए सीटैट साइंस एनसीईआरटी सीरीज का यहाँ पे डे 34 लेके आई हूँ, जिसके अंदर हम बायोलॉजी का एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पे कवर करेंगे, जिसे आप सेल यानी कि कोशिका के नाम से जानते हैं। आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इस सेशन को आप कंप्लीट देखिएगा। और इस सेशन को कंप्लीट करते हुए हम लोग इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ताकि ये चैप्टर आपका ओवरऑल अच्छे तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हो। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट चैप्टर हम यहाँ पे शुरू करते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो यहाँ पे पसंद आती है, और जैसा कि आपको पता है कि अब आपका 14 दिसंबर को ही सीटेट की परीक्षा है, यानी कि लगभग आपके पास अब 1 महीने का ही समय है, और ये वीडियो आपको पसंद आती है और इससे पहले के सेशंस आप देखना चाहते हैं, साथ ही साथ सीटेट मैथ्स के भी सेशंस, तो आपको कमेंट सेक्शन में पिन फॉर्म में यहाँ पे सीटेट साइंस की और सीटेट मैथ्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप उन प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसमें क्लासेस जो है सीरियल वाइज यहाँ पे अरेंज की गई है, और ये क्लासेस जो है आपकी रिकॉर्डेड मैनर में होती हैं। इसी वजह से आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जरूर ज्वाइन करिएगा। मिड ऑफ नवंबर से आप लोगों की रिवीजन भी यहाँ पे शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ अब जैसा कि 1 ही महीने का यहाँ पे समय बच गया है, अगर आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन शुरू नहीं की, या फिर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं बट प्रीवियस ईयर जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपका स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहा, तो आप लोग चाहें तो मेरे थ्रू लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको सीटेट पेपर 2 मैथ साइंस का कंप्लीट कंटेंट प्लस सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पे अवेलेबल होंगे, जिसके लिए आपको इस नंबर पे मैसेज करना होगा। अब चलिए आज के इंपॉर्टेंट चैप्टर हम यहाँ पे शुरू करते हैं, और जैसा कि मैंने कहा हर एक पॉइंट इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस चैप्टर को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि सेल यानी कि कोशिका होती क्या है, तो आप सिंपल सा यहाँ पे आंसर देंगे कि ये हमारी बॉडी का एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। यानी कि जैसे कि एक घर को बनाने के लिए ईंट की जरूरत होती है और सारी ईंटों को जोड़ के एक मकान तैयार किया जाता है, वैसे हमारी बॉडी में सबसे छोटा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन सा होता है, वे होता है आपका सेल यानी कि कोशिका। और बहुत सारे सेल्स को आपस में जब कंबाइन किया जाता है, तो इन सेल्स को कंबाइन करके और ऐसे सेल्स जो कि सेम तरीके के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, उन सभी को कंबाइन करके यहाँ पर क्या बनाया जाता है, यहाँ पर सेल से टिश्यू बनाया जाता है। और टिश्यू को कंबाइन करके यहाँ पे क्या बनते हैं, हमारे ऑर्गन्स बनते हैं। जैसे कि अलग अलग ऑर्गन्स आपकी बॉडी के अंदर है, लंग्स है, किडनी है, लिवर है। इसके अलावा ऑर्गन को कंबाइन करके यहाँ पे हमारा ऑर्गन सिस्टम यहाँ पे तैयार होता है, और ऑर्गन सिस्टम पूरा का पूरा आपका क्या कहलाता है, ऑर्गन सिस्टम से हमारे ऑर्गेनिज्म्स यहाँ पे बनते हैं। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो सीक्वेंस है यहाँ पे देखने को मिलता है। अब सबसे पहले तो ये सवाल होता है कि हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं जिसमें हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सेल की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेल की डिस्कवरी जो है वो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। और रॉबर्ट हुक ने सेल की जब डिस्कवरी की थी, तो सेल जो है एक लैटिन वर्ड है, ये एक इंग्लिश वर्ड नहीं है। ये कैसा शब्द है, ये एक लैटिन वर्ड है। और लैटिन में यहाँ पे सेल जो है किसके लिए यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है लिटिल रूम के लिए, यानी कि छोटे छोटे कंपार्टमेंट या फिर छोटे छोटे कमरों के लिए सेल शब्द का प्रयोग किया जाता है। और ये आपके एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ने यहाँ पर सेल को किससे कंपेयर किया था, तो आप कहोगे जो हनी कॉम होता है, यहाँ पे जो हनी कॉम का छत्ता होता है, इससे यहाँ पे कंपेयर किया जाता था। और जैसे छोटे छोटे उनमें कंपार्टमेंट होते हैं, और उसी तरीके के कंपार्टमेंट का नाम क्या दिया गया, सेल दिया गया। इसी तरीके से सेल के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है क्या, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। तो आपसे पूछा जा सकता है न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, तो आप यहाँ पे आंसर दोगे न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो है रॉबर्ट ब्राउन के थ्रू दी गई थी। तो रॉबर्ट हुक ने तो यहाँ पे सेल की डिस्कवरी की, और रॉबर्ट ब्राउन ने हमें किसकी डिस्कवरी करके दी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी करके दी। तो ये कुछ बेसिक डिस्कवरी हैं जो आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। अब यहाँ पे रॉबर्ट हुक ने ये जो सेल की डिस्कवरी की, ये एक यहाँ पे जो पेड़ की छाल होती है उसमें डिस्कवरी करके दी।
थी। तो बेसिकली ये नॉन लिविंग आपका पार्ट में यहाँ पे डिस्कवरी करके दी गई थी। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है कि पॉन्ड वाटर के अंदर फर्स्ट लिविंग सेल को किसके थ्रू डिस्कवर किया गया था, क्योंकि आपके एग्जामिनर यहाँ पे इस तरीके की डिस्कवरी जो है वो पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम आगे बढ़े तो ये जो पूरा सेल चैप्टर है इसमें सेल के बारे में आपको डिटेल में समझना है। तो सेल की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो सेल आपके दो तरीके से क्लासिफाई किए जा सकते हैं। सबसे पहले तो कुछ ऐसे सेल होते हैं जो कि यूनिसेल्युलर कहलाते हैं, यानी कि एक कोशिका जिसके अंदर आपका एक ही सेल होगा। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल आपका अमीबा हो जाएगा, या फिर आप देख लीजिए पैरामीशियम इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जिसके अंदर एक सेल आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो दूसरा टाइप होता है वह होता है मल्टी सेल्युलर। मल्टी सेल्युलर में मल्टी शब्द का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे मल्टी शब्द का मतलब है मैनी, यानी कि इनके अंदर कई सारे सेल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। कई सारे एनिमल्स हो गए, हम ह्यूमंस हो गए, ये इसकी कैटेगरी के अंदर यहाँ पे हायर एनिमल्स, और जो आपके ह्यूमंस हैं वे आपकी मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। अब इसके अलावा जो दूसरा टाइप ऑफ डिवीजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है आपका सेल आपके दो तरीके से क्लासिफाई हो सकते हैं, एक यूनिसेल्युलर एक मल्टीसेल्युलर, ये हमने देखा। और जो दूसरा टाइप है वो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब अगर मैं प्रोकैरियोटिक की बात करूं तो इसमें जो प्रो शब्द है आप कैसे याद रखेंगे, इसे आप प्रिमिटिव से याद रखेंगे। प्रिमिटिव मतलब जो यहाँ पे कैसा हो, जो यहाँ पे पुराना हो। और आपके जो प्रिमिटिव टाइप के यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, इनकी खास बात क्या है, इनमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वे आपकी नहीं पाई जाती, यानी कि जो न्यूक्लियस का मटेरियल होता है वे आपका खुला होता है, उसमें कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको देखने को नहीं मिलेगी। और जो यूकैरियोटिक है इसमें आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वे आपको देखने को मिलती है। तो ये मेजर इनके बीच में डिफरेंस देखने को मिलता है। अब आपके एग्जामिनर यहाँ पे पूछते हैं कि सेल्स जो हैं वो किस तरीके के होते हैं। तो सेल आपकी बॉडी में अलग अलग टाइप के देखने को मिल जाएंगे। तो सेल का यहाँ पर अगर हम साइज की बात करें या फिर शेप की बात करें, ये आपका डिफरेंट होता है अलग अलग टाइप के सेल में। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझनी होगी। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें, हमारी बॉडी में जो इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है उसे आप किस नाम से जानते हो, उसे आप नर्व सेल के नाम से जानते हो। नर्व सेल कैसे होते हैं, ये आपके लॉन्ग होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, और साथ ही साथ ये आपकी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, और अगर आप नर्व सेल को देखोगे तो नर्व सेल आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे। बेसिकली अगर मान के चलिए कि मेरा हाथ किसी गर्म कप ऑफ टी में चला गया तो मैं तुरंत क्या करूंगी, अपना हाथ हटाने की कोशिश करूंगी। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट में यहाँ पे सेंसर्स होते हैं जो कि एक तरीके से डिटेक्ट करेंगे कि ये हार्मफुल सब्सटेंस है या यूजफुल सब्सटेंस है, और वो इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड तक कौन लेके जाएगा, न्यूरॉन लेके जाएंगे। तो आपको नर्व सेल के बारे में यहाँ पे पता होना चाहिए। इसके अलावा दूसरा टाइप का सेल होता है आपका ब्लड सेल। ब्लड सेल्स में जैसे कि यहाँ पे आरबीसी आ जाएगा, डब्ल्यूबीसी आ जाएगा। अब आपके एग्जामिनर जो है यहाँ पे डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का फंक्शन या फिर इसका शेप पूछ लेते हैं। तो जो आरबीसी की बात करूं तो ये अपना जो शेप होता है ये यहाँ पे चेंज करते रहते हैं, शेप बार बार चेंज करते रहते हैं। ये हमारी बॉडी में एक डिफेंस मैकेनिज्म यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये शेप चेंज करते रहेंगे। तो आपसे पूछेंगे कि चेंजिंग शेप किसके अंदर होगी, तो आपको पता होना चाहिए डब्ल्यूबीसी के अंदर होगी, व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर होगी। इसके अलावा अगर हम आरबीसी की बात करें तो आरबीसी जो होते हैं ये आपके फ्लैट डिस्क लाइक शेप के होते हैं, मतलब फ्लैट होते हैं और डिस्क की तरह होते हैं, ताकि ये क्या कर सके, ताकि ये यहाँ पे सरफेस प्रोवाइड कर सके, ताकि क्या हो, यहाँ पे जो गैसेस हो, यहाँ पे गैसेस यहाँ पर एक्सचेंज हो सके। तो गैसेस एक्सचेंज कहाँ पे होगी, आरबीसी में होगी। इसके अलावा बोन सेल की अगर हम बात करें तो ये आपका हार्ड होता है, रिजिड होता है, और हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम करता है। अगर हमारी बॉडी
बॉडी में अलग अलग ऑर्गन होते पर बोन्स वगैरह नहीं होती, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को एक शेप नहीं मिल पाता। इसके अलावा मसल सेल की बात करें तो मसल सेल जो होते हैं ये आपके लॉन्ग होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं और साथ ही साथ इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहता है। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से आपकी बॉडी जो है मूव कर पाती है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि किस टाइप के सेल की वजह से हमारे शरीर के अंदर मूवमेंट हो पाता है, तो आप आंसर देंगे यहाँ पर मसल सेल। इसके अलावा अगला है स्मूथ सेल। ये स्मूथ सेल जो होते हैं हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को कनेक्ट करने का यहाँ पे काम करते हैं। और इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि स्किन सेल कैसे होंगे। स्किन सेल जो है ये आपके फ्लैट होते हैं। तो बेसिकली सेल और उसके जो साइज और शेप आपको पता होना चाहिए, और साइज के आधार पर अगर हम देखें तो जो आपका स्मॉलेस्ट सेल है ये आपका कहां पे पाया जाता है, ये यहाँ पे माइकोप्लाज्मा के अंदर पाया जाता है, जो कि एक तरीके का बैक्टीरिया है। और जो लार्जेस्ट सेल की अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट सेल जो है वो ऑस्ट्रिच का यहाँ पर अंडा होता है। तो ये बेसिक मैं उम्मीद करूंगी कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पे समझेंगे सेल के बारे में। अब देखिए, अभी तक सेल के बारे में ही देख रहे थे, बट क्लासिफिकेशन अभी तक हमने देखी। अब देखिए, अगर हम सेल के बारे में देखें तो सेल एक्चुअल में दिखता कैसा है, इसको अगर हम यहाँ पे डायग्रामेटिकली ड्रॉ करें तो सेल के अंदर सेंटर में इस तरीके का एक पार्ट होता है और सेल कुछ इस तरीके का आपका दिखाई पड़ता है। तो अब इसमें ये चीजें हैं क्या, इसको जरा देखेंगे। सबसे पहले ये आउटर लेयर जो होती है ये आपकी सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे कहलाती है, जिसे आप कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हो। और ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये आपकी सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसे, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों? क्योंकि ये चीजों को सिलेक्ट करके ही सेल के अंदर एंट्री या एग्जिट प्रोवाइड करती है। इसीलिए जो सेल मेम्ब्रेन होती है कैसी होती है, ये आपकी कैसी होती है, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। इसके अलावा दूसरा पार्ट अगर हम देखें तो ये है आपका कोशिकाएं द्रव्य, यानी कि ये वाला पार्ट जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। और ये जो सेंटर में आपको दिख रहा है ये सेंटर में हमारा हो जाता है यहाँ पर न्यूक्लियस। अब कई बार ये आपसे पूछा जा सकता है कि सेल का लिविंग पार्ट कौन सा होता है, तो आप कहेंगे ये जो साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है दोनों को मिलकर ये बनता है आपका प्रोटोप्लाज्म, और सेल को अलाइव रखने का काम जो है ये आपका पार्ट करता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब सेल के अंदर यहाँ पे एक्टिविटी जो है वो कैसे होती है, तो सेल में आप यहाँ पे देखेंगे ये रहा आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर कई सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं जो कि अलग अलग तरीके की एक्टिविटी करते हैं। सबसे पहले अगर हम ईआर की बात करें, ईआर यहाँ पे हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि नेटवर्क प्रोवाइड करता है सेल के अंदर, ताकि चीजें जो है एक दूसरे से कनेक्ट रह सके। और अगर हम ईआर की बात करें तो ये दो तरीके के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसके पास यहाँ होता है आपका प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है प्रोटीन सिंथेसिस, और राइबोसोम जो होता है यहाँ पर अटैच होता है। तो ये आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से। और एसईआर जो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर राइबोसोम जो होता है वे आपका अटैच नहीं होता, और यहाँ पर आपका लिपिड्स जो है ये आपका सिंथेसाइज होता है। तो कौन सी चीज कहां पर सिंथेसाइज होती है ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये है यहाँ पे लाइसोसोम, जिसे यहाँ पर सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है। अब सुसाइडल बैग क्यों बोला जाता है, सुसाइडल बैग इस वजह से बोला जाता है क्योंकि सेल के अंदर जितना भी अनवांटेड मटेरियल होता है पहले ये सेल ऑर्गेनल उसे यहाँ पे इंटेक करता है, और डाइजेस्ट होने के बाद वो बर्स्ट हो जाता है क्योंकि ये खुद को डिस्ट्रॉय कर रहा है। इस वजह से यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसे लाइसोसोम के नाम से जानते हैं। अगला अगर आप यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे आप पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से इसीलिए जानते हैं क्योंकि सेल के अंदर जितनी भी सेल्यूलर एक्टिविटी होती है उसके लिए एनर्जी कौन देता है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। किस फॉर्म में देता है, एटीपी की फॉर्म में।
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के नाम से इसे जानते हैं। और यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को जानने का है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल होता है जिसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। तो दो ऐसे सेल ऑर्गेनल हैं जिनके पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, एक है माइटोकॉन्ड्रिया और एक है प्लास्टिड्स। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे है प्लास्टिड्स, जिसे हम किचन ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। यानी कि इसमें यहाँ पे क्या होता है, इसमें यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वे आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली ये जो प्लास्टिड्स है किसमें होगा, ये आपका प्लांट सेल में होता है, यहाँ पे एनिमल सेल में नहीं होता। इसके अलावा गोल्गी बॉडीज की बात करें तो देखिए गोल्गी बॉडीज का काम क्या है, ये कमेलियो गोल्गी द्वारा डिस्कवर किया गया था, इसलिए इसका नाम गोल्गी बॉडीज रख दिया गया। और ये जो गोल्गी बॉडीज होती है ये पैकेजिंग का काम करती है मटेरियल का। और क्योंकि लाइसोसोम एक बार अगर बस्ट हो जाए तो दोबारा लाइसोसोम बनेगा कहां से, क्योंकि ये है तो सुसाइडल बैग। तो ये यहाँ पे क्या करता है, ये यहाँ पे लाइसोसोम की फॉर्मेशन में यहाँ पे मदद करता है। इसके अलावा अगर हम वैक्यूल की बात करें तो वैक्यूल क्या होता है, जो एम्प्टी स्पेस होते हैं, यानी कि जो आपका खाली जगह होती है, और एम्प्टी सैक इसे हम बोलते हैं। और आपसे पूछा जाएगा वैक्यूल्स किस में बड़े होते हैं, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में। तो अभी हम वो चीज भी देखते हैं। आई होप इतना पार्ट आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब देखिए प्लांट सेल एनिमल सेल में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। यहां पर मैंने आपके सामने एक सेल का स्ट्रक्चर बनाया। अब इस सेल के स्ट्रक्चर में यहां पर ये जो मैंने सेल मेम्ब्रेन बनाई है, इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर पर प्लांट सेल में यहां पर सेल वॉल होती है, इसमें सेल वॉल होती है ताकि उसको प्रोटेक्शन मिले। इसे आप कैसे याद करेंगे कि सेल वॉल किसमें होती है किसमें नहीं होती, तो आप ऐसे याद करिए कि प्लांट तो एक जगह पे फिक्स है, प्लांट तो हिल नहीं सकता, एनिमल तो खुद का बचाव करने के लिए भाग सकते हैं। तो सेल वॉल किसको दे दी, प्लांट सेल को दे दी। और एनिमल सेल में ये चीज नहीं होती। और अगर हम यहाँ पे प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में प्लास्टिड्स जो हैं वे होते हैं ताकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो, और इसके अंदर आपको ये चीज देखने को नहीं मिलेगी। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो इसमें जो वैक्यूल्स होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें फोटोसिंथेसिस वगैरह प्रोसेस करना है तो इन्हें चीजें स्टोर करने की जरूरत है ज्यादा। तो वैक्यूल्स जो होते हैं इसमें लार्ज होते हैं और इसमें कैसे होते हैं, स्मॉल। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को इस चैप्टर के बारे में पता होनी चाहिए। अगर कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रह गया है तो वो आपके क्वेश्चन के साथ कवर हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगी कि यहाँ तक का सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। अभी मैंने आप लोगों के साथ सेल चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कवर किए थे। अब हम यहाँ पे जो न्यूक्लियस है उसको जरा देखने वाले हैं, उसके स्ट्रक्चर को हम डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए अगर मैं एक न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात करूं तो न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अगर हम न्यूक्लियस के सेंट्रल पार्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एक मिलेगा आपको क्रोमोटिन और एक मिलेगा न्यूक्लियोसिस। अब न्यूक्लियोसिस क्या है, ये आपका सर्कुलर शेप का ये पार्ट होता है, और ये जो क्रोमोटिन है ये आपका डीएनए और प्रोटीन से यहाँ पे बना होता है, जो कि क्या फॉर्म करता है, जो कि यहाँ पे क्रोमोसोम्स को फॉर्म करता है। अब क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये एक तरीके के गुणसूत्र होते हैं, ये आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। किसके तरह दिखते हैं, धागे की तरह दिखते हैं। और ये क्या करते हैं, ये आपके जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं वे कैरी करते हैं, जो कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये वाला जो पार्ट है ये हमारा क्या है, ये न्यूक्लियर एनवलप है। और साथ ही साथ इनके बीच में आपको गैप दिख रहे होंगे जिसको आप किस नाम से जानोगे, न्यूक्लियस पोर्स के नाम से जानोगे। और ये जो क्रोमोटिन के अलावा ये जो खाली स्पेस आपको दिख रहा है ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, यानी कि इसका फ्लूइड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिक आपको ये पता होना चाहिए कि एक सेल के अंदर क्या क्या होता है और एक न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर आपको न्यूक्लियोसिस और क्रोमोटिन यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्रोमोटिन क्या बनने के करेंगे, ये आपके क्रोमोसोम्स को यहाँ पे फॉर्म करेंगे। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। पहला क्वेश्चन जो है इसके अंदर बोल रखा है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट अलग अलग दे रखी है, इनको पढ़ना है।
पहले स्टेटमेंट में बोल रखा है प्रोकैरियोटिक डू नॉट हैव न्यूक्लियस। अब देखिए इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो न्यूक्लियस का जो मटेरियल होता है ये आपका फिक्स नहीं होता, और ये कहीं ना कहीं सही है। अगला है कि अ सिंगल सेल कैन परफॉर्म ऑल फंक्शन इन अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। जो एक कोशिकाएं होते हैं उनके अंदर एकल कोशिक जो होते हैं, कोशिका जो होते हैं, वे सभी कार्य करते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे आप अमीबा को देख लीजिए, वो आपका सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सारा जो फंक्शन है वो सिंगल सेल के थ्रू होता है। तो ये भी यहाँ पे सही है। अगला है कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं ये आपके किसके पार्ट है, ये आपका प्रोकैरियोटिक्स का पार्ट माने जाते हैं। ये आप एग्जाम्पल नोट भी करिएगा कि ये जो प्रोकैरियोटिक है इसका एग्जाम्पल क्या बताया हमें, ब्लू ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि आपके एग्जाम में दोबारा पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगला है कि यूकैरियोटिक में जो वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता, तो ये यहाँ पे गलत दे रखा है। तो इस हिसाब से डी स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाती है गलत, और 3 स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ए बी और सी, जो कि आपको फर्स्ट ऑप्शन में दे रखी है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके अंदर बोल रखा है कि जो आपका क्रोमोसोम होता है ये न्यूक्लियोसिस के अंदर होता है। अब ये स्टेटमेंट यहाँ पे सबसे पहली स्टेटमेंट गलत है। अगर हम एक न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को देखें तो हमने इस तरीके का स्ट्रक्चर देखा था जिसमें सेंटर में यहाँ पे पार्ट था एक न्यूक्लियोसिस का, और यहाँ पे क्रोमोटिन थे। मैंने कहा था क्रोमोटिन से क्या बनेगा, क्रोमोटिन से क्रोमोसोम बनेगा। तो बेसिकली अगर हम देखें तो न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम और न्यूक्लियोसिस होते हैं, ना कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो न्यूक्लियोसिस के अंदर होता है। तो ये गलत हो गया। इसके अलावा अगला स्टेटमेंट जो है इसमें बोल रखा है कि जीन्स आर लोकेटेड इन द क्रोमोसोम, ये यहाँ पे सही है, ये सही होगा। इसके अलावा सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं रेस्पायर रिप्रोड्यूस करते हैं, ये सही है। और यहाँ पे बोल रखा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज टू कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल। अभी मैंने बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है इसे सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एंट्री को ही कंट्रोल करता है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का बी सी डी स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा, और यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ जिसमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। न्यूक्लियस के क्या क्या पार्ट होते हैं, क्रोमोसोम उसमें होता है, ये करेक्ट है। जीन्स जो होता है क्रोमोसोम जो होते हैं वे कैरी करते हैं, ये भी सही है। न्यूक्लियोसिस भी इसका पार्ट होता है, राइबोसोम इसका पार्ट नहीं होता। तो यहाँ पे बी, ए बी और सी जो है वो करेक्ट होगा। जिस हिसाब से इस क्वेश्चन का सेकंड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। मैंने आप लोगों के साथ ये पॉइंट पहले ही बोला था कि इस चैप्टर के क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर पाएंगे अगर आपको थ्योरी जो है अच्छे से क्लियर हो गई है। अब अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेल इज ट्रू। सेल के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला ऑप्शन दे रखा है सेल ऑफ अ टिश्यू हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, यानी कि जिन ग्रुप ऑफ सेल से यहाँ पे आपके टिश्यू बनाए गए हैं उनका सिमिलर स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर भी सिमिलर होगा और कहीं ना कहीं फंक्शन भी सिमिलर होगा। तो ये आपका करेक्ट है। ये पॉइंट मैंने अभी आप लोगों के साथ कंटेंट में भी डिस्कस किया था। अगला पॉइंट है कि साइज ऑफ सेल इज सेम इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म। अभी मैंने टाइप ऑफ सेल आपके साथ डिस्कस किया, नर्व सेल होता है, ब्लड सेल होता है, बोन सेल होता है। सबका साइज जो होता है वो सेम नहीं होता, साइज वेरी करता है। तो ये आपका गलत हो गया। ऑल द सेल हैव न्यूक्लियस। तो देखिए प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिफाइन नहीं होती, न्यूक्लियस पूरे तरीके से डेवलप नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक में होता है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि सभी में ही आपके न्यूक्लियस होते हैं। अब अगला है कि ऑल सेल आर राउंड इन शेप। तो ये तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, सभी सेल जो है सेम शेप के नहीं होते। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगी। इस चैप्टर में हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है कि जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको यहाँ पे लिखा हुआ है, और आपको यहाँ पे ए बी सी इस तरीके से टिक और क्रॉस करके दे रखे हैं। आपको ये बताना है कि ए बी सी क्या है, यहाँ पे हम लोगों को ये चीज देखनी है। तो देखिए साइटोप्लाज्म तो प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में होता है, तो ए बी सी तीनों में ही टिक करा हुआ है। न्यूक्लियस जो होगा वो आपको तीनों में ही टिक कर रहा है, तो इससे आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते।
अब अगर मैं सेल वॉल की बात करूं तो सेल वॉल किस में होता है, यहाँ पे ए और सी में टिक कर रखा है। सेल वॉल मैंने बताया था प्लांट सेल में होता है, तो ए और सी क्या हो गए, आपके प्लांट सेल हो गए। ये तो आपको यहाँ पे चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आगे जरा इस चीज को हम डिकोड करते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है सेल मेम्ब्रेन जो है तीनों में है, ये सही है। अब हम नेक्स्ट देखें तो जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये प्लास्टिड से आपका बना होता है जो कि फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये तो पक्का आपका प्लांट सेल है, ये पक्का आपका एनिमल सेल है। इसके अलावा अगर हम सी की बात करें तो सी, यहाँ पे सी के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है यानी कि फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। अब देखिए कई ऐसे प्लांट होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, वो दूसरों पे डिपेंड होते हैं यहाँ पे फूड के लिए। तो हम यहाँ पे क्या कंक्लूड करेंगे कि ये आपका ए क्या है, ए तो प्योरली आपका प्लांट सेल है। बी आपका प्योरली क्या है, एनिमल सेल है, क्योंकि ना सेल वॉल है उसके पास ना क्लोरोप्लास्ट है। पर सी के बारे में हम कहेंगे कि इसमें सेल वॉल है, तो ये आपका प्लांट सेल है, बट ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन है ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अभी मैंने आप लोगों के साथ डिफरेंट सेल की जो शेप्स थी वो डिस्कस की थी, उससे रिलेटेड आपके एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब देखिए ये जो रेड ब्लड सेल है, नर्व सेल है, व्हाइट सेल है, व्हाइट ब्लड सेल है, ये किस तरीके की होती हैं। अभी मैंने आपको बताया था जो व्हाइट ब्लड सेल होती है ये अपना शेप बार बार चेंज करते रहती हैं। तो सी का तो डेफिनेटली क्या होगा, सी का डेफिनेटली 4 होगा। और फर्स्ट ऑप्शन में सी का सेकंड दे रखा है और डी ऑप्शन में सी का 5 दे रखा है। तो दो ऑप्शन मेरे एक ही चीज को देखने पे एलिमिनेट हो गए। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट आपका है यहाँ पे नर्व सेल। अब देखिए नर्व सेल जो होता है इंफॉर्मेशन को कैरी करने का काम करता है, और आपकी पूरी की पूरी बॉडी में नर्व सेल यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो कि लॉन्ग होते हैं और साथ ही साथ ब्रांच होते हैं। तो ए का यहाँ पे क्या होगा, ए का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपको ए का 5 होगा, ये 5 है, ए का यहाँ पे 5 होना चाहिए। इसके अलावा जो रेड ब्लड सेल है वो कैसे होते हैं, ये आपके डिस्क शेप के होते हैं। फ्लैट देख के आप उसको टिक मत करिएगा, फ्लैट डिस्क शेप के होते हैं। डिस्क शेप इस वजह से इनका होता है ताकि ये गैसेस को एक्सचेंज यहाँ पे कर पाए, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और इसके अलावा मसल सेल की बात करें तो लॉन्ग और थिन होते हैं ये। स्किन सेल जो होते हैं ये आपके फ्लैट होते हैं। तो अगर आप यहाँ पर सभी चीजों को मैच करते हैं तो आपको यहाँ पे क्लियर होगा कि इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वे होगा आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन। इसके अलावा अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगी जिसके अंदर यहाँ पे बोल रखा है आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक वो जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि न्यूक्लियस जो होता है ये प्रॉपरली आपका डिफाइन होता है, उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल इनमें से कौन से हो जाएंगे। प्रोकैरियोटिक के इसमें एग्जाम्पल हो जाएंगे बैक्टीरिया और जो आपके ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। अभी कुछ देर पहले ये क्वेश्चन भी आया था, बैक्टीरिया और जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वे किसका एग्जाम्पल है, प्रोकैरियोटिक का। और जो यूकैरियोटिक है उसका एग्जाम्पल है अमीबा और पैरामीशियम। तो ये एग्जाम्पल भी आप कहीं ना कहीं नोट करिएगा, अदरवाइज आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ जो हम लोगों ने यहाँ पे सेल ऑर्गेनल डिस्कस किए थे तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है इनका मैच। तो पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। तो ए का तो डेफिनेटली हमारा क्या होना चाहिए, ए का होना चाहिए थर्ड, और जो कि आपको दो ऑप्शन में नहीं दिया गया। इसके अलावा स्टोर हाउस ऑफ द सेल यानी कि चीजों को स्टोर कौन करता है, ये करता है वैक्यूल। तो यहाँ पे बी का होना चाहिए 5, बी का 5 आपको सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है। तो दो ही करके हमारी ये चीज क्लियर हो गया। इसके अलावा सेंट्रल जो इंफॉर्मेशन सेंटर होता है वो जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन का काम करता है वैसे ही सेल में यहाँ पे न्यूक्लियस ये चीज करता है। और गेट कीपर यानी कि मटेरियल की एंट्री एग्जिट को कंट्रोल कौन करता है, ये करता है सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे डी का क्या होगा, डी का होगा फर्स्ट।
तो क्वेश्चंस इस तरीके से करने पे आपको सारी चीजें यहाँ पे अच्छे से रिवाइज हो जाएंगी जो कि अभी आपने पढ़ा है। अब अगला क्वेश्चन है कि आपको इन स्टेटमेंट को देखना है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट दे रखा है, कौन सा गलत है। तो पहला जो ऑप्शन है उसमें बोल रखा है शेप ऑफ अ सेल आर स्पेसिफिकली रिलेटेड विथ फंक्शन। सिंपल सी बात है, उनका शेप उनके फंक्शन पे रिलेट करेगा कि उनका शेप कैसा होगा, वो उनके फंक्शन से ही कहीं ना कहीं लिंक होगा। तो ये तो करेक्ट है, ये इनकरेक्ट नहीं हो सकता। तो जिसमें ए दे रखा है वो तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। अब अगला अगर हम ऑप्शन देखें तो यहाँ पे बोल रखा है कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है प्लांट सेल में एब्सेंट होती है। ऐसा नहीं है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है, सेल वॉल भी होती है। तो ये यहाँ पे गलत दे रखा है, तो बी जिसमें है वो तो डेफिनेटली होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन, ये फर्स्ट और थर्ड तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। अब आपको देखना है सी और डी में से कौन सा इनकरेक्ट है, क्योंकि आपको इनकरेक्ट देखना है। अब यहाँ पे बोल रखा है सेल वॉल इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। अब अगर हम देखें तो सेल वॉल जो होता है ये आपका बैक्टीरिया में पाया जाता है, ये आपका करेक्ट है। अगला यहाँ पे है कि न्यूरॉन जो होता है ये आपका स्पिंडल शेप का होता है। स्पिंडल शेप का नहीं होता, इसका जो शेप होता है लॉन्ग इलोंगेटेड शेप का होता है, इस तरीके से लंबा होता है। तो इस हिसाब से यहां पर दो स्टेटमेंट गलत है, बी और डी, जो कि इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होंगे। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसके अंदर क्या बोल रखा है ऑल प्रोटोजोआ आर यूनिसेल्युलर। जो आपके प्रोटोजोआ होते हैं वे आपके यूनिसेल्युलर होते हैं। अब आप कहेंगे प्रोटोजोआ के अगर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे सही है। इसके अलावा बैक्टीरिया भी आपका यूनिसेल्युलर है, ये आपका सही है। जबकि फंगी जो होते हैं ये आपके यूनिसेल्युलर के साथ साथ मल्टी सेल्युलर भी होते हैं, जो फंगी और यानी कि कवक होते हैं। तो इस हिसाब से हम कहेंगे कि यहाँ पे सेकेंड जो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अगर आप इस क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहा है फफूदी, जो कि किस कैटेगरी में आता है, फंगस। अभी मैंने आपसे पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि जो फंगस होती है ये आपके किस तरीके से होती है, ये आपका यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर दोनों कैटेगरी में आती है। जबकि अमीबा हो गया, इसके अलावा यहाँ पे पैरामीशियम हो गया या यूग्निया हो गया, ये तीनों के तीनों आपकी यूनिसेल्युलर है। तो यहाँ पे जो मोल्ड है ये आपका क्या है, मल्टी सेल्यूलर कैटेगरी में भी आता है। तो इस हिसाब से ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसमें बोल रखा है कि इनमें से कौन से सेल ऑर्गेनल एक एनिमल सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, तो फर्स्ट नहीं होगा। प्लास्टिड नहीं होता तो ये नहीं होगा। इसके अलावा सेल वॉल नहीं होता तो ये नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का डी जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है। सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यानी कि जो सूत्र कोशिका होती है। इसके अलावा यहाँ पे कोशिका द्रव्य यानी कि जो साइटोप्लाज्म है वे होता है। तो इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। यहाँ पे बोल रखा है एक सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखने पे ये यहाँ पे नोटिस हुआ कि एक्स क्या है, एक ब्लैंक लार्ज एक स्पेस है जो कि साइटोप्लाज्म के स्ट्रक्चर के आसपास है। और यही सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे चिक सेल में भी पाया जाता है, बट ये छोटा होता है साइज में। अब एक्स जो है वो आपका यहाँ पे मटेरियल को, जैसे वाटर हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया, इसको स्टोर करने का काम करता है। तो आपको बताना है ये जो स्टोर हाउस है ये क्या है। स्टोर हाउस हमेशा आपके प्लांट सेल या एनिमल सेल में यहाँ पे जो वैक्यूल होते हैं उनको कहते हैं। और चिक सेल, क्योंकि चिक सेल आपके होते हैं एनिमल सेल, इस वजह से इसमें छोटे हैं। और अगर आप यहाँ पे एक अनियन सेल को देखते हैं तो अनियन सेल एक प्लांट सेल है, तो इस वजह से इसमें ये लार्ज है। तो इस वजह से हम इस क्वेश्चन में जो कंक्लूड करेंगे, इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। आई होप आज के सेशन आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा, ये सारे क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। आज के सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।